हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज की नए लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का संयोजन। हम लोग आज जो है एक अच्छे से टॉपिक का चर्चा करेंगे जो कि कक्षा 12 की ही है, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन को स्टार्ट करने से पहले जो गाइस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आज के सेशन को दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए हम आज की सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कम्युनिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि आखिर प्रतिरोधों को संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रतिरोधों को संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। संयोजन का मतलब होता है भाई जोड़, संयोजन का मतलब होता है जोड़, यानी प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपका 1 मिनट टाइम लेंगे, अभी आप 1 मिनट बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको प्रतिरोधों को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, भाई आप बाजार में गए और रजिस्टर खरीद के लाए, यानी प्रतिरोध खरीद के लाए, रेजिस्टेंस खरीद के लाए, सॉरी प्रतिरोध एक प्रतिरोध है जो है आपका 2 ओम का है, बाजार में मिल रहा था, और एक प्रतिरोध जो है ये भी 2 ओम का था। ठीक भाई, ये 2 ओम के प्रतिरोध थे। इमेजिन करते हैं यार कि मतलब 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध पड़े थे बाजार में। अब गए आप लेके चले आए, अब परिपथ में आपको कितने की जरूरत है सोचो, परिपथ में आपको कितने प्रतिरोध की आवश्यकताएं हैं, परिपथ में आपको कितने प्रतिरोध की आवश्यकताएं हैं। जैसे हमने कह दिया कि प्रतिरोध आपने जो परिपथ आपने लगाया है, जैसे कि ये कोई परिपथ लगा दिए और इस परिपथ में ये कोई बल्ब लगा दिए और उसके बाद इस परिपथ में ये कोई बैटरी लगा दी। ठीक, अब इस परिपथ में जो हमको प्रतिरोध की आवश्यकता है वो प्रतिरोध की आवश्यकता 1 ओम की है। कितने ओम की है, ध्यान से समझिएगा कि आपको 1 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ने वाली। भाई इस परिपथ के लिए हमको प्रतिरोध की कितनी आवश्यकता पड़ने वाली, 1 ओम। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे बताइए कि आपको 1 ओम प्रतिरोध की आवश्यकता है। तो अब या तो भाई आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप 1 ओम का प्रतिरोध बनाओ, 1 ओम का प्रतिरोध बनाओ, या तो आप ऐसा कुछ सुविधा कीजिए कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 ओम आ जाएगा। तो भाई संयोजन करने का तरीका अलग अलग होता है। हम लोग अगर हमको इस परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध की आवश्यकताएं हैं, तो किसी भी परिपथ में अगर 1 ओम की आवश्यकता है तो भाई हम लोग इनको क्या करेंगे, इनको जो है समांतर क्रम में जोड़ देंगे। 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए इमेजिन किया जाए इस परिपथ को 4 ओम की आवश्यकता है, तो तब आप आसानी से बता सकते हो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो भाई 4 ओम का प्रतिरोध बनाओ, या तो आप 4 ओम का प्रतिरोध बनाओ, या तो इन दोनों को जोड़ दो यार। इन दोनों को जोड़ दोगे 2-2 कितने आ जाएंगे, 4 ओम आ जाएंगे, आए ना। तो बस यही आपसे का पूछना चाह रहा है, या हम बताना आपको चाह रहे हैं गाइस कि प्रतिरोधों को संयोजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कि किसी भी परिपथ में जो परिपथ होता था, उस परिपथ में जो हम लोगों के पास उपलब्ध होता था, हम लोगों के पास जो उपलब्ध प्रतिरोध है, उपलब्ध प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, वांछित मतलब कि आवश्यकता कितनी है, परिपथ में कितनी आवश्यकता है, कितने प्रतिरोध की आवश्यकता आपको हो रही है, तो वांछित प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को संयोजन किया गया या प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा गया। ध्यान से पुनः फिर हम आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई किसी परिपथ के लिए मुझे 6 ओम चाहिए, किसी परिपथ में प्रतिरोध के लिए कितनी ओम चाहिए, 6 ओम का प्रतिरोध होना चाहिए। अब बताओ क्या करोगे, 2-2 ओम के जो है 3 ठो प्रतिरोध जोड़ दोगे, एक प्रतिरोध और जोड़ दोगे, तो ये प्रतिरोध जो है ये 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिए, तो 1 2 3 इन तीनों को आप जोड़ दोगे तो ये तीनों जो है जोड़कर 2-2 4 2 6 ओम, तो इस परिपथ की पूर्ण कर देंगे। इस परिपथ में जितने ओम प्रतिरोध की आवश्यकता है उतना ओम का प्रतिरोध कौन दे देगा, वो तीनों मिलके। या तो आप क्या करोगे भाई, चलोगे 6 ओम का प्रतिरोध बनाओगे। तो हर एक परिपथ के लिए, हर एक परिपथ की जो आवश्यकता हुई उसको तो बनाया नहीं जा सकता भाई। हर एक इंसान की आवश्यकता अब हर एक इंसान कहे कि हम लोग जो है अलग अलग जो है, हर एक इंसान की आवश्यकता को पूर्ति किया नहीं जा सकता, हर एक इंसान की इच्छा को पूरा नहीं किया जा सकता। तो गाइज उसी प्रकार ध्यान से समझिएगा कि किसी भी परिपथ में किसी भी परिपथ में जिस प्रतिरोध की आवश्यकता होती है उस प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन किया। बात समझ में आया? तो ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किए, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, तो प्रतिरोधों की संयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका जवाब एक देंगे कि उपलब्ध प्रतिरोधों से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो है प्रतिरोधों का संयोजन किया गया। तो ये बात हम नोट कर देते हैं, वहाँ लिख देते हैं। ठीक,
अब मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है? जिनमें श्रेणी और पार्श्व दोनों हो। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसे समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन। ठीक, तो प्रतिरोधों के संयोजन करने की 3 विधियां हैं: श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक, हमने क्या बताया? श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन को एक नाम से और जानते हैं, समांतर क्रम संयोजन। फिर उसके बाद तीसरा आता है मिश्रित क्रम संयोजन, इसमें श्रेणी और समांतर दोनों मिक्स रहते हैं। तो गाइज आइए हम लोग पहले सबसे जानते हैं कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं या श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग चर्चा करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन पर। तो गाइज आइए हम लोग देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहें कि नॉर्मल बात किया जाए एक वर्ड में श्रेणी क्रम संयोजन को आप कैसे बता सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि हमने क्या कहा है कि आप इसमें देखिए क्रम से एक के बाद एक प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, यानी एक के बाद एक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस विधि में, इस संयोजन में एक प्रतिरोध के बाद दूसरा प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध के बाद तीसरा प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अगर हम आपको इसे इधर समझाना चाहें, इधर का प्रतिरोध आप एक ये बना लीजिए, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध आप ले लीजिए, दूसरा प्रतिरोध 1 मिनट के लिए आप ऐसे बनाइएगा। दूसरा प्रतिरोध आप मानिए कि दूसरा प्रतिरोध आपका ये था, R2 था। ठीक, और तीसरा प्रतिरोध एक समय के लिए ये मान लेते हैं हम लोग, ये है R3। ठीक, ये 3 प्रतिरोध हो गए। अभी ये तीनों प्रतिरोध जुड़े नहीं है भैया, अभी ये तीनों प्रतिरोध आपके जुड़े नहीं है। ध्यान दीजिए, अब आप जोड़ोगे क्या? ये देखिए प्रतिरोध, ये प्रतिरोधों का प्रथम सिरा है, ये द्वितीय सिरा है, ये प्रथम सिरा है, ये द्वितीय सिरा है, ऐसे ही ये भी प्रथम रहेगा, ये द्वितीय रहेगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। हमने क्या बताया, बात समझिएगा। इस प्रकार के संयोजन में भाई पहले प्रतिरोध का जो अंतिम सिरा होता है, जो दूसरा सिरा होता है, वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं ना, और उसके बाद दूसरे प्रतिरोध के अंतिम वाले सिरे को, दूसरे प्रतिरोध के अंतिम वाले सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का संयोजन, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कौन सा संयोजन कहलाता है भैया? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता। बात मत्थे में गई आप लोगों के? जरा सा बताए। अगर बात क्लियर हुई हो तो हम लोग उधर की तरफ चले, परिपथ को समझाएं। मैंने क्या बताया, एक बार पुनः आपको समझाते हैं कि हमने क्या बताया। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जोड़ दिया जाता है। ऐसे हम लोग आगे की तरफ जोड़ते चले जाते हैं। ये संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। वो बात आपको समझ में आई? बात अगर समझ में आई हो तो हम लोग आगे की तरफ बढ़े। कुछ पॉइंट हम लोग एक बात आपको बताना चाहते हैं, उसको हम लोग हटा के तब बताते हैं वो बात। ये हुआ श्रेणी क्रम संयोजन का परिभाषा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब वो बातें हम क्या क्लियर करने वाले हैं, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ये भाई 2 बातें आपको याद रखना पड़ेगा। यदि रास्ता नहीं बदलता, यदि रास्ता नहीं बदलता, नहीं बदले तो धारा का मान नियत रहता है। तो धारा भी नहीं बदलता, धारा भी नहीं बदलता। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट क्या है, यदि बिंदु ना बदले, यदि बिंदु ना बदले, या हम कह दें कि यदि बिंदु बदले, ऐसे लिखते हैं, यदि बिंदु ना बदले तो विभव नियत रहता है। तो विभव नियत रहता है।
यानी नहीं बदलता। ठीक, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, यदि रास्ता, यदि मार्ग नहीं बदलता तो धारा भी नहीं बदलता, और यदि बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभव भी नहीं बदलेंगे। ये बातें क्लियर हो रही हैं। आगे चलते हैं हम लोग, आइए ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम लोग परिपथ पे। क्या लिखा गया, यदि रास्ता नहीं बदलता। यदि रास्ता नहीं बदलेगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो निकलने वाली जो करंट है वो इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक पहुंची, फिर ए पर पहुंची। तो आप देखिए ए से लेकर बी, बी से सी, सी से डी, क्या ए से डी तक पहुंचने में, ए से डी तक पहुंचने में क्या कहीं इसका रास्ता बदला है? गाइस, रास्ता इसका नहीं बदला है, अर्थात धारा का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है यदि रास्ता नहीं बदलता तो धारा का मान नहीं बदलेगा। तो भाई यहां से यहां तक पहुंचने में धारा ने केवल एक मार्ग अपनाया है, तो एक मार्ग से धारा गई है तो धारा का मान नहीं बदलेगा। बात समझ आ रहा है? तो एक बात तो हो गई कि ये बातें तो क्लियर हो गई कि इस संयोजन में धारा नियत रहती है। धारा क्या रहती है? नियत रहती है। गाइज, कभी एक नंबर का प्रश्न कंपटीशन या आपके बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि किस संयोजन में धारा का मान नियत रहता है, तो हम वहाँ बताएंगे श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नियत रहता है। फिर आइए दूसरे पॉइंट को पकड़ते हैं। यदि बिंदु ना बदले तो विभव नियत रहता है। यदि बिंदु ना बदले, अब देखो यार, ये जो प्रतिरोध R1 है वो A और B के बीच में है। A और B के बीच में प्रतिरोध R1 है, B और C के बीच में प्रतिरोध R2 है। अब देखो, बिंदु A से B थे, B से C हो गए, बिंदु यहां बदल गया। देखिए बिंदु यहां पर क्या हो गया, बदल गया है, बदल चुका है बिंदु। A से B के बीच का प्रतिरोध R1 था, पर जो R2 प्रतिरोध है वो B और C के बीच में है, और जो अगला प्रतिरोध है वो C और D के बीच में है। अर्थात बिंदु बदल रहा है तो विभव भी बदल जाएगा, क्योंकि बिंदु नहीं बदले तो विभव नियत होता है, पर यहाँ तो बिंदु बदल रहा है। तो बिंदु बदला तो A और B के बीच, बिंदु A और B के बीच का विभव मैंने V1 मान लिया, और V और C के बीच का विभव V2 मान लिए, C और D के बीच का विभव V3 मान लिए, और टोटल पूरे परिपथ का विभव क्या मान लिए? V मान लिए। बात समझ आ रही है? पूरे परिपथ का जो विभव था वो क्या मान लिए? V के तुल्य मान लिए। बात समझ में आया? अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरी बात। दूसरा बात लिख देते हैं, इस संयोजन में विभव भिन्न भिन्न होता है। विभव भिन्न भिन्न होता है। ठीक, ये बातें हो गई। अब आइए हम लोग इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं सूत्र का। ठीक, अब इसकी हम लोग व्यंजक की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि जो है पहले हर एक प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगा लीजिए। हर एक प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो R1 के लिए प्रतिरोध R1 के लिए ओम के नियम से ना, तो ध्यान दीजिएगा आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, हर एक प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएंगे। तो R1 प्रतिरोध पर विभव, R1 प्रतिरोध पर विभव। तो R1 प्रतिरोध पर विभव कौन है गाइस? देखिए V1 है। कौन है? V1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? आपने ओम का नियम पढ़ा ना, V बराबर I इंटू R। तो देखिए यहाँ I तो वही है, I का मान वही है, देख लीजिए ये I है, पर R नहीं है बल्कि यहाँ R1 है। तो V1 इक्वल टू I R1, समीकरण नंबर आप 1 बना लीजिए। ठीक, बात समझ आ रही है? फिर ऐसे ही बात करेंगे R2 प्रतिरोध पे, ऐसे ही चर्चा करेंगे R2 प्रतिरोध पर विभव। R2 प्रतिरोध पर विभव, R2 प्रतिरोध पर विभव क्या हो जाएगा? V2 बराबर। अब इस बार बहने वाली धारा वही है I ही, पर प्रतिरोध R1 के स्थान पे R2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार R3 प्रतिरोध पर विभव निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? R3 प्रतिरोध पर विभव। तो R3 प्रतिरोध पर विभव कौन हो जाएगा? आप देखिए R3 प्रतिरोध पर विभव V3 है, तो ये V3 हो गए। बराबर क्या करते हैं भाई?
अब बराबर क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध धारा वही है I पर प्रतिरोध R3 हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। ये तो हमने भाई R1 R2 और R3 के लिए निकाला है। अगर हम कहें पूरे परिपथ की बात किया जाए, ये V पूरे परिपथ का जो विभव होगा वो क्या होगा, तो बात करते हैं पूरे परिपथ के लिए विभव, पूरे परिपथ के लिए विभव। तो पूरे परिपथ के लिए विभव मान लेते हैं हम लोग V बराबर I इंटू आर, ठीक, V बराबर I इंटू आर। समीकरण नंबर क्या बना लिए, 4 बना लिए। कोई दिक्कत, अभी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए गाइस, एक नॉर्मल सा डेरिवेशन है। अब हम लोग करते क्या है, परिपथ का कुल विभव निकालते हैं। तो परिपथ का ये कुल विभव इनके योग के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो परिपथ का कुल विभव, परिपथ का कुल विभव, ठीक, परिपथ का कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर या तो कह सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1, 2, 3 और 4 से V, V1, V2 और V3 का मान रखने पर समीकरण 1, 2, 3 व 4 से V, V1, V1, V2, V3 व V का मान रखने पर, तो चलिए यहाँ V के स्थान पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ V के स्थान पे क्या रखेंगे, I इंटू आर। V1 के स्थान पे क्या रखेंगे, I इंटू R1, ठीक। V2 के स्थान पे क्या रखेंगे, I इंटू R2। V3 के स्थान पे क्या रखेंगे, I इंटू R3, ठीक। आप देखिए ये I और R है, यहाँ तीनों में I कॉमन है, तो आपके सामने क्या बच जाएगा, आपके सामने बचेगा R1, यहाँ से I बाहर हुआ तो R2 बचा, यहाँ से I बाहर हुआ तो R3 बचा। ये I से I कैंसिल हो जाएंगे, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो R यहाँ से निकल के आया वो R क्या है, तुल्य है, R तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको चर्चा करते हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। ये R इक्वल टू जो तुल्य प्रतिरोध आया वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के योग के बराबर आया। तो पहले चर्चा कर लेते तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तुल्य प्रतिरोध होता है, जैसे मैंने कहा कि एक दीवार को 7 मजदूर बना रहे हैं, एक दीवार को 7 मजदूर बना रहे हैं, या तो ऐसे कहो कि एक काम को 7 लोग कर रहे हैं, ठीक। अब उसी काम को केवल एक व्यक्ति कर दे, उसी काम को केवल एक व्यक्ति कर दे, तो आप क्या कहोगे कि वो एक व्यक्ति उस 7 लोगों के तुल्य है। ध्यान दीजिएगा, वो एक व्यक्ति 7 व्यक्तियों के तुल्य है, 7 व्यक्तियों के समान है। क्यों, क्योंकि वही 7 व्यक्ति उसी कार्य को एक दिन में कर रहे हैं, यानी एक काम को 7 लोग कर रहे हैं। समझिए, जैसे हमने क्या कहा, इस मार्कर को उठाने में 7 लोग इस मार्कर को उठा रहे हैं और वही व्यक्ति इस मार्कर के 1 लोग उठा दे, तो वो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य 7 लोगों के तुल्य हो जाएगा। समझे, तो तुल्य का मतलब यही होता है कि ये जो R है इनके योग के बराबर है। ये जो तुल्य प्रतिरोध R है इन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो बात समझ में आई तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपने ये जो तुल्य प्रतिरोध निकाला, आप देख रहे होंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में, ध्यान दीजिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। पुनः हम अपने बातों को बोल रहे हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्या हमने बोला, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों के अलग अलग योग के बराबर होता है।
ये बात यहाँ क्लियर हो गई। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध था वो ये हो गया। यदि हम कल्पना करें, यदि 1 2 3 प्रतिरोध ना हो, डॉट डॉट करके n प्रतिरोध हो, तो लिखेंगे यहाँ यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध R तुल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, अर्थात जो n प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो n प्रतिरोधों के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार n प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो n प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक ये होता है, और जब 3 प्रतिरोध जुड़े रहते हैं तो उनके लिए ये होता है गाइज। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, फिर हम लोग आगे की टॉपिक की चर्चा करते हैं। शॉट ले लिए, चलिए आइए कुछ बातें हैं जो कि स्पेशल आपको बनाने वाली है। हम तो स्पेशल नहीं, आपको स्पेशल बनाएगी वो बातें। जब आप कहीं क्लास में बैठोगे, यहाँ से जब लेक्चर को अटेंड किए रहोगे तो वो बातें आप सीखे रहोगे, तो कहीं भी चर्चा करोगे तो आप खुद स्पेशल बनोगे कि आपने ये कहाँ से, बच्चे सोचेंगे आपने कहाँ से पढ़ा। ठीक, तो गाइस ध्यान दीजिएगा, हमने क्या आपको बताया? स्पेशल बातें। स्पेशल बातें क्या है भाई, वो आप ध्यान दीजिएगा। स्पेशल बातें क्या रहने वाली, ध्यान से। वो स्पेशल बातें आपकी क्या है? सबसे पहला चीज़ ध्यान दो, यदि आपने क्या मान लिया, यदि R1 इक्वल टू 1 ओम मान लिए, ठीक भैया, R2 इक्वल टू 4 ओम मान लिए, और R3 इक्वल टू 5 ओम मान लिए, और इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला गया। इसका क्या कह रहा है? तुल्य प्रतिरोध, अर्थात R तुल्य निकालो। तो R तुल्य बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 आपने पढ़ा है। R1 कितना है? 1 है। R2 कितना है? 4 है। ये 5 5 4 9 1 कितने आ गए? 10 ओम। बात समझिएगा, कितना है? 10 ओम। तो आप R तुल्य इक्वल टू क्या आया? R तुल्य इक्वल टू आया 10 ओम। R तुल्य इक्वल टू कितना आया? 10 ओम। तो ये जो 10 ओम तुल्य प्रतिरोध आया है, आप वो सोचिए हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। वो जो 10 ओम आया है, वो जितने प्रतिरोधों को आप जोड़ रहे हो, जितने प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में आप जोड़ रहे हो, उनमें सबसे बड़ा प्रतिरोध, यानी सबसे ज्यादा जिसका प्रतिरोध है, उससे भी ज्यादा तुल्य प्रतिरोध आया है। देख लीजिए, हमने आपको क्या बताया कि यदि हम 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो जोड़े गए प्रतिरोधों में से जो सबसे ज्यादा रहता है उससे भी तुल्य प्रतिरोध ज्यादा आता है। अर्थात अगर हमको किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का मान ज्यादा प्राप्त करना रहता है तो हम लोग उन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको स्पेशल बातें हमने आपको बताई। एक स्पेशल बात और है, ध्यान दीजिए। एक स्पेशल बात क्या है? ये तो पहली स्पेशल बातें हो गई भाई, ठीक। अब दूसरी स्पेशल बातें क्या है वो भी आप ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी स्पेशल बात क्या है? मैंने आपसे कहा, आपने पढ़ा ना V बराबर I इंटू R। तो भाई I तो नियत है, I क्या है? यहाँ नियत है, I का तो मान बदलने वाला नहीं, तो V प्रोपोर्शनल क्या हो गया? R हो गया। V प्रोपोर्शनल क्या हो गया? R, यानी V प्रोपोर्शनल क्या हो गया? R। यहाँ जो ये विभव है, जो ये वोल्टेज है, वो प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करने वाला है, वो प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो हम पूछें कि V1 V2 और V3 का अनुपात क्या होगा, वोल्टेज का अनुपात क्या होगा? तो भाई वोल्टेज का अनुपात हो जाएगा V, जैसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अगर V1 निकालेंगे तो प्रोपोर्शनल IR1 निकालेंगे, ठीक। V2 निकालेंगे तो IR2 कर देंगे, V3 करेंगे तो IR3 हो जाएगा। I तो नियत है, वो बदलने वाला नहीं, उस पर कोई डिपेंड नहीं है। तो भाई V1 V2 व V3, V1 अनुपाते V2, ध्यान दीजिए, V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3। ये अनुपात होता है V1 V2 और R1 R2 R3। यानी जो V1 का अनुपात है वो R1 प्रतिरोध पर निर्भर करेगा, V2 का जो अनुपात है वो R2, तो वो अनुपात हो गए। तो ये कुछ स्पेशल बातें थी गाइस। जैसे कि अगर आपको जो है श्रेणी क्रम संयोजन का आपको एक आध सवाल दे दिया जाए, कोई परिपथ दे दिया जाए, जैसे आपको ये एक परिपथ दे दे,
ये कह दिया जाए 5 ओम है। फिर अगला प्रतिरोध दे दिया जाए आपको, ये कह दिया जाए 10 ओम है। फिर अगला प्रतिरोध दे दिया जाए और वो आपसे कहा जाए ये 25 ओम है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। और पूछ रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच क्या ज्ञात करना, तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले ये R1 मानिएगा, ये R2 मानेंगे, ये R3 मानेंगे। तो लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो R तुल्य मान लीजिएगा, R तुल्य इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान कितना है 5, R2 का मान 10, उसका मान 25, 25 10 35 5 40। तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 40 ओम के इक्वल आएगा। तो आप देखिए जो आपने सबसे बड़ा प्रतिरोध जोड़ा था, सबसे जो बड़ा प्रतिरोध जोड़े हो उससे भी कहीं बड़ा प्रतिरोध आपको मिला है, जो तुल्य मिला है। तो गाइज इस प्रकार आप किसी भी श्रेणी क्रम संयोजन में जो आपको सवाल दिए जाएंगे या जो न्यूमेरिकल प्राप्त होंगे वो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही हम ये थ्योरी कंप्लीट करेंगे तो इस टॉपिक पे तमाम प्रकार के सवालों को हम लोग अभ्यास करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और आज की वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को आप देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, धन्यवाद।